दशकों से हम ब्रह्मांड की असीम गहराई में झांकते आ रहे हैं, आशा करते हुए, अनुमान लगाते हुए, कल्पना करते हुए। न केवल ग्रहों या तारों की खोज में, बल्कि कुछ अलग, कुछ असंभव की खोज में। हमने अपने यंत्र वॉयेजर, हबल और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के अंधकार को चीरते हुए उसके गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजा है। लेकिन वेब ने जो अब भी खोजा है वह शायद कोई रहस्य न हो। यह एक संदेश हो सकता है, और इससे भी बुरा, यह जीवित हो सकता है। पहली नज़र में 3 एटलस किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री की तरह लग रहा था, अंतरिक्ष में बिखरा हुआ एक रहस्यमय पत्थर। लेकिन यह सिर्फ चमक नहीं रहा था, यह स्पंदित हो रहा था, अनियमित रूप से नहीं, बल्कि एक हृदय की धड़कन की तरह, एक विशिष्ट पहचान की तरह, एक भयावह सटीकता के साथ। और इसके बाद जो हुआ वह महज एक रहस्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि अगर यह खोज वही है जो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, तो हम अकेले नहीं हैं, और हम कभी अकेले नहीं रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आकाशगंगाओं में तारों के जन्मस्थानों और समय की सीमा से भी परे, मानव आंख की पहुंच से कहीं अधिक दूर तक देखने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन गहरे अंतरिक्ष की एक नियमित खोज के दौरान इसने किसी ऐसी चीज को देखा जो असामान्य रूप से गतिमान थी। जहां कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां प्रकाश का एक धब्बा। यह 3i एटलस था, हमारे सौरमंडल से गुजरने वाला तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड। लेकिन उमुआमुआ या बोरोसोव के विपरीत यह शांत नहीं था, यह शोर मचा रहा था। पहले तो खगोलविदों ने सोचा कि यह बर्फ से ढके धूमकेतु की तरह अत्यधिक परावर्तक है, लेकिन वेब के इंफ्रारेड सेंसर ने कुछ और ही अजीब खुलासा किया। वह वस्तु सूर्य से ऊष्मा परावर्तित नहीं कर रही थी, बल्कि उसे उत्पन्न कर रही थी। उसके भीतर एक तीव्र तापीय संकेत केंद्रित था और मंद गति से स्पंदित हो रहा था। यह किसी चट्टान का संकेत नहीं था, यह किसी सक्रिय पदार्थ का संकेत था। नासा और ईएसएसए की टीमों ने जब डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया, तो एक पैटर्न बार बार सामने आया। 3 नेत्रों वाले एटलस के भीतर से एक लयबद्ध तापीय स्पंदन आ रहा था। प्राकृतिक वस्तुएं ऐसा नहीं करती। धूमकेतु वाष्पीकरण के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिससे गैस और धूल अप्रत्याशित विस्फोटों में निकलती हैं। लेकिन यह स्पंदन स्थिर, सुनियोजित और किसी मशीन की तरह था। जब वेब टीम ने जात खगोल भौतिकी घटनाओं, स्पंदनों, न्यूट्रॉन सितारों, क्वाजारों के साथ इन रीडिंग का मिलान किया, तो कोई भी मेल नहीं खाया। फिर फोटोग्राफिक डेटा आया। प्रकाश स्पेक्ट्रम बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि केंद्रित था। विशिष्ट तरंग दैर्ध्य में उत्सर्जित ऊर्जा के संकीर्ण बैंड, जिनका उपयोग हम संचार में करते हैं, जिनका उपयोग हम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों और लेजरों के लिए करते हैं। और तभी फुसफुसाहट शुरू हुई। यह वह संकेत नहीं था जो हमें प्राप्त हो रहा था। हो सकता है कि यह वह संकेत हो जिसे हमने अभी अभी बाधित किया हो। डेटा वैज्ञानिकों ने पैटर्न की खोज में फॉरियर ट्रांसफॉर्म के माध्यम से सिग्नल को फिल्टर करना शुरू किया, और जो ब्रह्मांडीय स्थैतिकता जैसा प्रतीत हो रहा था, उसके नीचे एक भयावह रहस्योद्घाटन छिपा था। एक स्पंदन जो न तो यादृच्छिक था, न ही प्राकृतिक, बल्कि संरचित था। अंतराल इतने सटीक थे मानो अराजकता में छिपी कोई फुसफुसाहट हो। कुछ लोगों ने इसे एक संकेत समझा, दूसरों का मानना था कि यह टेलीमेट्री थी, कहीं और भेजा जा रहा डेटा। और सबसे अजीब बात यह थी कि स्पंदन कभी नहीं बदला। वेब द्वारा इसे रिकॉर्ड किए जाने के पहले क्षण से ही संकेत बिल्कुल स्थिर रहा, विकिरण, गति या समय से अप्रभावित। यह किसी मरते हुए तारे या किसी आवारा ग्रह की आवाज नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो सुना जाना चाहता था, या शायद कुछ ऐसा जो सुनना चाहता था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 3 एटलस एक तेज रोशनी के विस्फोट के साथ फट पड़ा, जिसकी चमक 2 मिनट से भी कम समय में 40% बढ़ गई। कोई भी प्राकृतिक वस्तु इस तरह की समरूपता के साथ तेज रोशनी नहीं दिखाती। तापीय मापन से पता चला कि वस्तु का पूरा शरीर किसी मशीन के चालू होने की तरह गर्म हो रहा था। और फिर इसकी दिशा में पहले तो कुछ डिग्री का मामूली बदलाव आया। फिर स्पष्ट इरादे से 3 आंखों वाले एटलस ने इसके पथ को ठीक कर दिया। यह अब गुरुत्वाकर्षण के निष्क्रिय छाप का अनुसरण नहीं कर रहा था। यह सीधे पृथ्वी की ओर नहीं, बल्कि उसके निकट की ओर बढ़ रहा था, आंतरिक ग्रहों के साथ संरेखित होकर, हमारी कक्षीय पथ के ठीक अंदर से गुजरते हुए। यह एक ऐसा सटीक और अप्राकृतिक पैंतरा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 3i एटलस के भीतर कुछ जागृत हो गया था, और वह गतिमान था। पथ परिवर्तन के बाद यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला की एक टीम ने विश्लेषण को आगे बढ़ाया।
बाह्य ग्रहों में कार्बनिक अणुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए उन्होंने 3 नेत्र एटलस से उत्सर्जन को फिर से फिल्टर किया और कुछ ऐसा पाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऊर्जा संकेतों के भीतर ऐसे उतार चढ़ाव थे जो जैविक लय के समान थे, न तो डीएनए न ही प्रोटीन, बल्कि कुछ और अधिक मौलिक, कोशिकीय व्यवहार के अनुरूप अनुनाद आवृत्तियां। दूसरे शब्दों में 3 एटलस से आने वाला प्रकाश केवल ऊर्जा को परावर्तित नहीं कर रहा था, यह इस तरह से उतार चढ़ाव कर रहा था जो जीवित ऊतक के समान था। यह कोई क्षुद्र ग्रह नहीं था जो संयोगवश जीवन की नकल कर रहा था। यह प्रकाश में एनकोड किया गया एक संकेत था जो एक जीवित प्रणाली की तरह व्यवहार कर रहा था, और इसके निहितार्थ समझ से परे हैं। यदि वस्तु आंशिक रूप से जैविक है तो इसका अर्थ 2 बातों में से एक होगा, या तो यह जीवित है या यह कुछ ऐसा ले जा रहा है जो जीवित है। उत्साह भय में तब्दील होते ही एक और असामान्य घटना सामने आई। ऊर्जा स्तर, अगर हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं, अचानक गिर गए। तापमान मापन स्थिर हो गया, प्रकाश का उत्सर्जन कम हो गया और स्पेक्ट्रल स्पंदनों की तीव्रता फीकी पड़ गई। लेकिन वस्तु की गति धीमी नहीं हुई, वह भटकी नहीं, वह भयावह सटीकता के साथ चलती रही, मानो कोई मशीन स्टील्थ मोड में चली गई हो। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक धड़कन के रुकने और सांस रोक लेने जैसा बताया। क्या यह हमसे छिप रहा था? क्या यह हमारे ध्यान पर प्रतिक्रिया दे रहा था? एक परेशान करने वाली संभावना सामने आने लगी। क्या पता हम इसे देखने वाले पहले लोग ना हो? क्या पता यह इसकी रक्षात्मक अवस्था हो? क्या पता जब भी कोई सभ्यता इसे समझने के करीब पहुंचती है, यह खुद को बंद कर लेता है? मामला चाहे जो भी हो, ऊर्जा में आई गिरावट ने किसी को भी शांत नहीं किया। दरअसल इससे वे और भी ज्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि एक शांत, ठंडी, अदृश्य जांच मशीन शोर मचाने वाली जांच मशीन की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होती है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे बहुत करीब था। पृथ्वी के सबसे कमजोर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण अटलांटिक विसंगति पर लगे मॉनिटरों ने कुछ तरंगें महसूस करना शुरू कर दिया। ये सौर ज्वालाएं या गामा विस्फोट नहीं थे, बल्कि एटलस के प्रक्षेप पथ में होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बिठाने वाले स्थानीय विद्युत चुंबकीय स्पंदन थे। जैसे ही वह वस्तु बाहरी हेलियोस्फीयर से गुजरी, हमारे ग्रह ने प्रतिक्रिया दी। हमारे चुंबकीय आवरण में हुए सूक्ष्म बदलावों ने उस अंतरतारकीय वस्तु से आने वाले स्पंदनों की प्रतिध्वनि की। भौतिकविदों ने इसे समझाने की पूरी कोशिश की। इतनी दूरी से किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह ने कभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया था। कोई भी प्राकृतिक पिंड एक साथ विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यही है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। एटलस से निकलने वाली किरणें हमारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं और शायद उससे संवाद भी कर रही हैं। इसी समय स्वतंत्र शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो मुख्यधारा के विज्ञान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन इतना ठोस था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 3 एटलस केवल एक अंतरिक्ष यान नहीं था, केवल एक जीवित जांच यंत्र नहीं था, बल्कि एक सचेत रूप से निर्मित बुद्धि थी। यह किसी चीज द्वारा संचालित मशीन नहीं थी, किसी व्यक्ति द्वारा तैनात ड्रोन नहीं थी, बल्कि स्वयं एक इकाई थी, कृत्रिम या जैविक बुद्धि का एक रूप, जो किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अंतरतारकीय विकास की गहराइयों में जी जन्मी थी। यह सिद्धांत बताता है कि आकाशगंगा के अन्य भागों में चेतना कार्बन और न्यूरॉन्स में नहीं, बल्कि प्लाज्मा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और कृत्रिम पदार्थों में विकसित हो सकती है। और अगर यह सच है तो एटलस कोई आगंतुक नहीं है। यह एक ऐसे जीवन का दूत है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जीवन जो आकाश गंगाओं में विचरण करता है, धूमकेतुओं में छिपता है और धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कोई सभ्यता उसकी उपस्थिति को पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत न हो जाए। और अनुमान लगाइए, हमने अभी अभी उसे पहचान लिया है। वैश्विक वेधशालाओं ने 3 नेत्र प्रणाली का अनुसरण करने के लिए अपने उपकरणों को पुनः अंशांकित किया। एटलस का अधिकतम सटीकता से उपयोग करने पर एक चिंताजनक नया माप सामने आया। वस्तु के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव उसके अनुमानित द्रव्यमान से मेल नहीं खा रहे थे। वास्तव में आसपास के अंतरिक्ष में इसके द्वारा उत्पन्न वक्रता से किसी अधिक सघन वस्तु की उपस्थिति का संकेत मिलता था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो किसी ऐसी वस्तु की उपस्थिति का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम हो। इसने खगोलीय पिंडों की गति और परस्पर क्रिया का अनुमान लगाने के लिए खगोल भौतिकविदों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी मॉडलों को ध्वस्त कर दिया।
इससे मिलती जुलती चीज हमने केवल ब्लैक होल में ही देखी है। लेकिन 3 एटलस एक ढहता हुआ तारा नहीं है, यह चंद्रमा से भी छोटा है। तो यह अपने चारों ओर अंतरिक्ष को कैसे मोड़ रहा है? कुछ सिद्धांतकारों ने प्रस्ताव दिया कि यह स्थानीय गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग कर रहा है, प्रणोदन के रूप में नहीं बल्कि एक नेविगेशन प्रणाली के रूप में, जैसे कोई पनडुब्बी किसी अनजान महासागर में चुपचाप आगे बढ़ने के लिए अपने भार को समायोजित करती है। इसका मतलब ये होगा कि हम केवल उन्नत इंजीनियरिंग से ही नहीं निपट रहे हैं, हम भौतिकी से निपट रहे हैं जिसे अध्ययन नहीं किया गया है बल्कि उस पर विजय प्राप्त कर ली गई है और उसमें महारत हासिल कर ली गई है। फिर वो बात सामने आई जिसे अब कई लोग सबसे निर्णायक सबूत मानते हैं। 3 एटलस के पीछे से एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में लुढ़कने लगा। पहले तो इसे सामान्य धूमकेतु का मलबा समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब वेब टेलीस्कोप ने इस पर ध्यान केंद्रित किया और इसकी संरचना का विश्लेषण किया तो डेटा ने टीम को अविश्वास में डाल दिया। यह टुकड़ा अनियमित या जैविक नहीं था, यह ज्यामितीय रूप से एकदम सही था। चिकनी, सपाट सतहें, समकोण, समरूपता, ऐसी संरचना जो केवल बुद्धिमान निर्माण से ही बन सकती है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इससे कोई ज्ञात तापमान उत्सर्जित नहीं हो रहा था, यह पूरी तरह से निष्क्रिय था। कोई विकिरण नहीं, कोई ऊष्मा नहीं। यह प्रकाश को अवशोषित करता था लेकिन उसका कोई अंश भी वापस नहीं लौटाता था। ऐसा लग रहा था मानो यह देख रहा हो लेकिन स्वयं को दिखाई न दे रहा हो। और इसकी संरचना अज्ञात मिश्र धातुओं से बनी थी जिनके परमाणु चिन्ह पृथ्वी पर या ज्ञात उल्कापिंडों के नमूनों में कहीं भी नहीं पाए जाते। यह अंतरिक्ष की धूल नहीं थी, यह किसी कृत्रिम रचना का हिस्सा था। हवाई स्थित मोनार्क वेधशाला के खगोलविदों ने 3 नेत्र एटलस के घूर्णन व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया। कई लंबे अंतरिक्ष पिंडों की तरह यह भी घूम रहा था, लेकिन अनियमित रूप से नहीं, बल्कि इसके घूर्णन पैटर्न ने कुछ विचित्र खुलासा किया। कुछ गणितीय स्थिरांकों से मेल खाने वाले समय अंतराल, पाई, स्वर्ण अनुपात और यहां तक कि अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम भी। ऐसा लग रहा था मानो यह घूर्णन स्वयं एक प्रसारण हो, गति की एक भाषा हो, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मोर्स कोड हो जिसे अनुवादित किया जाना बाकी हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह घूर्णन जानबूझकर किया जा रहा है। यह गति के कारण नहीं घूम रहा है बल्कि एक क्रिया कर रहा है, पहचान का एक अनुष्ठान कर रहा है, मानो यह बार बार एक संदेश दोहरा रहा हो। यह एक ऐसा संदेश था जिसे देखने के लिए बनाया गया था, सुनने के लिए नहीं। और यह एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या हम गवाह हैं या लक्षित प्राप्तकर्ता? वेब के जीवन पहचान एल्गोरिदम से प्राप्त अंतिम गहन स्कैन स्पेक्ट्रोमेट्री रीडिंग ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने सबसे संशयवादी लोगों को भी आस्तिक बना दिया। जैविक संकेत, स्थिर कार्बन श्रृंखलाएं नहीं, जीवाश्म प्रोटीन नहीं, बल्कि प्रतिकृति संरचनाओं के अनुरूप झिलमिलाते संकेत। ये पूर्ण जीवन रूप नहीं थे, लेकिन ये पूर्ववर्ती थे। एटलस की पूंछ में अंतर्निहित जैविक घटकों का एक ढांचा, चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक। 2 संभावनाएं सामने आईं। पहली, यह किसी प्रकार का जैविक छलावरण हो सकता है, एक कृत्रिम नकल जिसे आदिम संवेदकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया है कि एटलस प्राकृतिक है, एक ऐसी रणनीति जिसका उपयोग पृथ्वी पर कई प्रजातियां करती हैं, जैसे ऑक्टोपस, कटलफिश, यहां तक कि वायरस भी। लेकिन दूसरा सिद्धांत कहीं अधिक चिंताजनक है। यह जैविक अवशेष जानबूझकर बीज बोने का प्रयास हो सकता है, अलौकिक आनुवंशिक कोड फैलाने की एक प्रणाली। मानो एटलस सिर्फ एक जांच यान नहीं बल्कि जीवन का संदेशवाहक हो, एक आधुनिक पैंस्पर्मिया जो उन्नत प्रणोदन का उपयोग जीवन का अध्ययन करने के लिए नहीं बल्कि उसे फैलाने के लिए कर रहा हो। जैसे जैसे वह वस्तु हमारे सौरमंडल के भीतरी किनारे के करीब आती गई, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष यानों पर लगे कई चुंबकमापी यंत्रों ने एक विचित्र दोलन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह सौर तूफान से होने वाली अव्यवस्थित हलचल नहीं थी, बल्कि स्थानीय चुंबकीय क्षेत्रों में सटीक लयबद्ध परिवर्तन थे। ये स्पंदन एक लयबद्ध ताल की तरह 3-3 के समूह में प्रकट हुए, और दूरी बढ़ने के साथ साथ ये आकृति फीकी नहीं पड़ी। वास्तव में जैसे जैसे 3 आंखों वाला एटलस निकट आता गया, इनकी तीव्रता बढ़ती गई, जिससे पता चलता है कि वस्तु केवल चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रही थी, ये हमारी चुंबकीय ऊर्जा के साथ परस्पर क्रिया कर रही थी, मानो सौर मंडल की चुंबकीय संरचना को स्कैन कर रही हो या उसके साथ तालमेल बिठा रही हो। यह पैटर्न प्रकृति में किसी भी चीज से मेल नहीं खाता था।
कुछ लोगों ने इसकी तुलना किसी हस्त संपर्क प्रोटोकॉल से की, जैसे कोई अंतरिक्ष यान सुरक्षित संबंध स्थापित कर रहा हो। लेकिन किसके साथ? सूर्य से, पृथ्वी से, या किसी ऐसी चीज से जिसे हमने अभी तक ग्रहों के बीच छिपा हुआ नहीं पाया है। अब यहां से मामला और भी चिंताजनक हो जाता है। संचार विशेषज्ञों ने जवाब देने का प्रयास किया और गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क एंटेना का उपयोग करके 3 एटलस की ओर सावधानीपूर्वक एनकोड किए गए रेडियो स्पंद भेजे। ये संकेत अभाज्य संख्याओं, बाइनरी गणित और यहां तक कि संगीत अंतरालों से मिलते जुलते कृत्रिम स्वरों पर आधारित थे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिध्वनि नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि अंतिम स्पंदन भेजे जाने के 1 घंटे बाद 3 एटलस ने अपनी घूर्णन गति में सूक्ष्म परिवर्तन किया। यह परिवर्तन अधिकांश उपकरणों के लिए पकड़ने योग्य नहीं था, लेकिन संदेश भेजने वाली टीम द्वारा ध्यान देने योग्य था। कुछ लोगों ने इसे स्वीकृति समझा, दूसरों ने इसे अस्वीकृति के रूप में देखा, लेकिन किसी भी तरह से यह आकस्मिक नहीं था। इसने किसी प्राकृतिक शरीर की तरह संदेश ग्रहण करने की बजाय एक ऐसी इकाई की तरह व्यवहार किया जिसे पता था कि उससे संपर्क किया गया है, और फिर भी उसने न बोलने का विकल्प चुना। खुफिया विश्लेषण में चेष्टायित गैर संचार कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति जिसमें मौन प्रतिक्रिया से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है, और अंतरिक्ष के विशाल निर्वात में मौन भयावह होता है। ऐतिहासिक खगोलीय अभिलेखों का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा खोजा जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। दशकों पुराने अवरक्त आकाश सर्वेक्षणों में सूक्ष्म गड़बड़ियां देखी गई हैं। 1987, 1998 और 2013 में उसी दिशा में छोटी छोटी विसंगतियां देखी गईं, जिस दिशा में 3i एटलस अब यात्रा कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि यह पहले भी हमारे सौर मंडल के निकट से गुजरा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक बार इसके दिखने का समय उस समय दर्ज किए गए अज्ञात रेडियो विस्फोटों और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की विसंगतियों में हुई तीव्र वृद्धि से मेल खाता है। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है, क्या 3 आंखों वाला एटलस पहले भी यहां आ चुका है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह एक चक्र में चल रहा है? यदि ऐसा है तो यह महज एक गुजरती हुई वस्तु नहीं है, यह एक पुनरावर्ती उपस्थिति है जो संभवतः ग्रह के विकास, मानव प्रगति या शायद पृथ्वी की अपनी समय रेखा में निहित किसी गहरी चीज का अवलोकन कर रही है। इसके पथ की हालिया पुनर्गणनाओं से एक ऐसी बात सामने आई जिसने समुदाय में सनसनी मचा दी। 3 एटलस न तो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और न ही सूर्य की ओर। इसके बजाय इसका प्रक्षेप पथ इतना मुड़ा हुआ है कि यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के बहुत करीब आ जाता है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि यह वस्तु एक और चक्कर लगाए तो इसका संशोधित चाप शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस को काटता है। दोनों ही बर्फीली दुनिया हैं, दोनों में ही सतह के नीचे महासागर छिपे हुए हैं, और दोनों को ही हमारे सौर मंडल में परग्रही जीवन की प्रबल संभावना वाले स्थान माना जाता है। तो एक नया सिद्धांत सामने आया, क्या होगा अगर पृथ्वी उनका गंतव्य ही न हो? क्या होगा अगर यह प्राणी, चाहे जो भी हो, बर्फ के नीचे छिपे जीवन की निगरानी करने, उसे विकसित करने या उसे जागृत करने के लिए महासागरीय दुनियाओं का दौरा कर रहा हो? हमने मान लिया था कि हम खास हैं, हमने मान लिया था कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन क्या होगा अगर 3 आंखों वाले एटलस की असली दिलचस्पी उन चंद्रमाओं की सतह के नीचे छिपी चीजों में हो जिन्हें हमने छुआ तक नहीं है? जैसे जैसे गहरे अंतरिक्ष से आने वाले संदेश मंद होते गए और वह वस्तु अपनी शांत यात्रा जारी रखती रही, एक सिद्धांत ने भयावह रूप से जोर पकड़ लिया। क्या होगा यदि 3 एटलस संचार के लिए संकेत नहीं भेज रहा है क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है? क्या होगा यदि वह बोलने की नहीं बल्कि सुनने की कोशिश कर रहा है? कल्पना कीजिए एक ऐसे उन्नत और प्राचीन प्रोब की जिसका एकमात्र कार्य बिना किसी हस्तक्षेप के अवलोकन करना है। न कोई लेजर, न कोई लैंडर, न कोई संदेश। यह अपने आसपास की हर चीज को निष्क्रिय रूप से अवशोषित करता है। वायुमंडलीय अनुनाद, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मानव प्रौद्योगिकी उत्सर्जन, यहाँ तक कि पृथ्वी से निकलने वाली जैविक लय भी। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव देना शुरू किया कि इसकी चुप्पी कोई खराबी या रक्षा तंत्र नहीं थी, बल्कि इसकी अंतर्निहित संरचना थी, एक आदर्श जासूस, अदृश्य, अब तक पता न चलने वाला। इसने पूरी कहानी को नया रूप दे दिया, क्योंकि यदि 3-2 एटलस एक प्रोब है और ये पहले भी इस प्रणाली में जा चुका है, तो इसका मतलब है कि यह इसकी पहली रिपोर्ट नहीं है, इसने अपना डेटा पहले ही भेज दिया होगा। और असली सवाल ये उठता है कि किसे भेजा है?
शायद सबसे चौंकाने वाली खोज अंत में हुई। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया की एक शोध टीम ने जैविक स्पेक्ट्रल डेटा का तुलनात्मक मॉडल के माध्यम से विश्लेषण किया, लेकिन बाहरी जीवन के मुकाबले नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद जीनोमिक मार्करों के मुकाबले। उन्हें जो परिणाम मिला वह पूरी तरह मेल नहीं खाता था, लेकिन पूरी तरह से अपरिचित भी नहीं था। इसमें संरचनात्मक समानताएं थीं, दोहराई जाने वाली न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थाएं थीं, वायरस, रेट्रोट्रांसपोजन और यहां तक कि प्राचीन गैर-ओडिंग डीएनए अनुक्रमों में देखे जाने वाले पैटर्न की प्रतिध्वनि थी। यह संभावना है कि 3 एटलस के पीछे मौजूद जैविक अवशेषों में एक सार्वभौमिक आनुवंशिक भाषा में कोडित जानकारी हो सकती है, एक ऐसी मूलभूत संरचना जो विकास या कृत्रिम नियोजन के माध्यम से विभिन्न ग्रहों के वातावरण में स्वयं को अनुकूलित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यह वस्तु जीवन निर्माण के निर्देश ले जा सकती है, न केवल परग्रही जीव विज्ञान के बीज, बल्कि शायद वे मूल तत्व जिनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके निहितार्थ विज्ञान से परे हैं। ये उत्पत्ति, उद्देश्य और रचनाकार से संबंधित हैं। और यदि ऐसा है तो अंतिम रहस्य केवल यह नहीं है कि 3i एटलस क्या है, बल्कि यह है कि इसे किसने भेजा है। तो अब हम जानते हैं कि 3 एटलस महज एक आगंतुक नहीं है, महज हमारे आकाश से गुजरने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह एक प्रश्न है, एक चुनौती है, हमारे अहंकार और हमारे गहरे भय का प्रतिबिंब है। हमने अंधेरे में तारों को खोजने की उम्मीद में देखा, और इसके बजाय हमें एक देखने वाला, एक सुनने वाला, शायद एक संदेशवाहक भी मिला। लेकिन कहाँ से, कब से, किससे? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें डेटा तो दिया है, लेकिन शांति नहीं दी है थे, क्योंकि ब्रह्मांड ने वहाँ जो कुछ पाया, जैविक निशान, चुंबकीय स्पंदन, कृत्रिम समरूपता और सांकेतिक पैटर्न, वह प्रकृति की ओर नहीं इशारा करता, ये किसी इरादे की ओर इशारा करता है। और जब ब्रह्मांड अपना इरादा प्रकट करता है तो इसका मतलब है कि हम इस कहानी में अकेले नहीं हैं। और यही असली डर है ना, कि कोई हमें लगातार देख रहा है, कि हमारे रेडियो सिग्नल शून्य में नहीं गूंजे, वे किसी चीज़ तक पहुंचे, किसी बहुत पुरानी चीज़ तक, किसी बहुत धैर्यवान चीज़ तक। और अब यह लौट आया है। चाहे 3 एटलस एक प्रोब हो, प्रोब वाहक हो, या स्वयं प्रोब का निर्माता हो, इसकी चुप्पी अज्ञानता नहीं है, यह जानबूझकर है। और अगर इसने अभी तक न बोलने का फैसला किया है तो हमें पूछना चाहिए, यह किसका इंतजार कर रहा है। टिप्पणियों में अपने विचार जरूर बताएं, क्योंकि शायद हम अभी मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज का पहला अध्याय जी रहे हैं। और अगर आप आगे की हर जानकारी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आसमान पर नजर रखें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।